नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का विजडम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हिस्ट्री था उसका डेफिनेशन देखे थे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली इंडियन हिस्ट्री की। तो उस समय डेफिनेशन देखे थे, तो डेफिनेशन क्या निकल कर आई थी कि इतिहास जो है एक ग्रंथ है। इतिहास एक ग्रंथ है जो बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है। और जो निश्चित तौर पर, यानी जो डेफिनेटली हैपन हुई हो, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हो, निश्चित तौर पर घटित हुई हो, और जिनके घटित होने का हमारे पास क्या हो, प्रमाण हो, स्रोत हो, सिर्फ उन्हीं को इतिहास कहेंगे। यानी कहने का मतलब, इतिहास एक ग्रंथ है जो बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है, जो डेफिनेटली, जो निश्चित तौर पर घटित हुई हो, और जिनके घटित होने का हमारे पास क्या है, सोर्सेस हो, प्रमाण हो, उन्हीं को इतिहास बोलोगे। अदरवाइज जो अगर प्रमाण नहीं है तो सिर्फ पास्ट की एक घटना ही बन करके रह जाएगी। इतिहास की संज्ञा के लिए क्या होना चाहिए, डेफिनेटली हैपन हुई होना चाहिए वो घटना, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्सेज होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। ठीक है, तो इतिहास के भी कुछ स्रोत हैं, प्रमाण हैं। आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर वो जो प्रमाण हैं, जो स्रोत हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जो इतिहास के जो स्रोत होते हैं वो मुख्यतः दो तरीके होते हैं। पहला जो होता है आर्कियोलॉजिकल स्रोत बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या होता है? ये पुरातात्विक स्रोत। यानी हमको इतिहास के बारे में अगर पता लगाना है तो कहां पे निर्भर होना पड़ेगा? पुरातात्विक स्रोतों पर, पुरातात्विक स्रोतों पर। अच्छा, तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, हम उनको देखते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अभिलेख। यानी अभिलेखों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये अभिलेख क्या हो, अभिलेख क्या है? देखिए, अभिलेख उसे कहते हैं, ठीक है, पत्थरों पर, लकड़ियों पर और धातुओं पर जितनी भी हमें स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है, लिपियां प्राप्त हुई लिखित, उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अगर देखा जाए तो अशोक के माने जाते हैं। अशोक के अभिलेख जो हैं वो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। और अशोक के अभिलेख मुख्यतः तीन प्रकार से पाए गए हैं। अच्छा, तीन प्रकार से कौन कौन से पाए गए हैं? एक शिला अभिलेख पाए गए हैं, या शिलालेख कह सकते हो, शिलालेख, जिसको आप बोलोगे स्टोन एडिक्ट। अच्छा, दूसरा पिलर, दूसरा स्तंभ लेख, जिसको पिलर एडिक्ट बोलते हैं, और तीसरा जो है गुफा लेख, गुफा लेख बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, केव एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी अभिलेख क्या होते हैं? पत्थरों पर, लकड़ियों पर, धातुओं पर जितनी भी स्क्रिप्ट लिपियां हमको प्राप्त हुई हैं उन्हीं को अभिलेख कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माने ही जाते हैं किसके? अशोक के, जो मुख्यतः तीन प्रकार से विभाजित होते हैं, यानी शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख में। ठीक है, यहां तक कि इस शासक का नाम अशोक या अशोकवर्धन, ठीक है, देव नाम प्रिय अशोक राजा, ये भी जानकारी हमको जो प्राप्त होती है वो अभिलेखों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई थी वो 1837 में
जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की थी। यानी 1837 ईस्वी में सबसे पहले, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कौन सा अभिलेख को पढ़ा था वो? दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ठीक है, दिल्ली टोपरा अभिलेख। बेसिकली ये एक क्या है, स्तंभ लेख होता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को जो है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया है। अच्छा, ये मिला कहां से है? दिल्ली के यमुनानगर आप कह सकते हैं, या अंबाला के निकट जो यमुनानगर से ये प्राप्त हुआ था, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में दिल्ली स्थानांतरित करवा दिया था लाल किले में। आज भी यह दिल्ली के लाल किले में उपस्थित है। अच्छा, दूसरी चीज क्या जानकारी हमको अभिलेखों से मिलती है कि जो अशोक है, अशोक जो है, अशोक भारत में, ठीक है, अभिलेख लिखवाने की प्रथा अशोक भारत में अभिलेख लिखवाने की प्रथा डेरियस प्रथम से, डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर के शुरुआत किया था। यानी अगर देखा जाए तो भारत में, ठीक है, अशोक जो है अभिलेख लिखवाने की प्रथा जो है डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर के शुरुआत की है। यह भी जानकारी हमको कहाँ मिलती है? इनफैक्ट अभिलेखों से ही ये भी जानकारी हमको मिलती है। कहीं न कहीं अभिलेखों के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलता है? इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, अगला क्या होना चाहिए आपका? जैसे आपका हो जाएगा मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स के द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? स्मारकों के द्वारा या स्मारक, ठीक है, स्मारकों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे दिल्ली का लाल किला, ठीक है, अच्छा, आगरा के ताजमहल, ये अपने समय के यानी अपने काल के, ठीक है, आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी स्थापत्य कला को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसकी खूबसूरती का, उसके तख्तोताज को जो है ये प्रदर्शित करते हैं। कहीं ना कहीं मोन्यूमेंट के द्वारा भी हमको क्या मिलती है? इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? स्टैचू। स्टैचू के माध्यम से भी हमको, यानी आप बोल सकते हैं मूर्तियां भी हमको क्या बताती हैं? मूर्तियों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, स्टैचू के बाद अगर ये देखा जाए कॉइन्स, कॉइन्स के माध्यम से यानी सिक्कों के माध्यम से भी अगर देखा जाए तो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों के माध्यम से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? आप कह सकते हो फॉसिल्स, यानी अवशेषों के, ठीक है, अवशेषों के द्वारा, ठीक, अवशेषों के द्वारा हमें इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के द्वारा, अवशेषों के द्वारा आदि हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो पुरातात्विक स्रोत में आपका अभिलेख आ जाएंगे, स्मारक आ जाएंगे, मूर्तियां आ जाएंगी और सिक्के आ जाएंगे और फॉसिल्स आ जाएंगे। यानी इन तमाम जो आपके पास प्रमाण हैं, स्रोत हैं पुरातात्विक, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। एक कहते हैं लिटरेरी सोर्स, ठीक है। लिटरेरी सोर्स में क्या क्या आता है देखते हैं हम उन बिंदुओं को। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए जो हमको इतिहास के बारे में जानकारी देता है? दूसरा होना चाहिए लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्सेस। अच्छा, लिटरेरी सोर्सेस में यानी आप कह सकते हो साहित्यिक स्रोतों के द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी। और ये साहित्यिक स्रोत आपका, ये आप कह सकते हो ये 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है। इसको साहित्यिक स्रोत को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बोला रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस सोर्सेज, यानी जिसको आप बोल सकते हो धार्मिक स्रोत, धार्मिक साहित्यिक स्रोत बोल सकते हो, धार्मिक स्रोत हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, जिसको बोल सकते हो गैर धार्मिक, जिसको बोल सकते हैं गैर धार्मिक स्रोत हो जाएगा।
और तीसरा क्या हो सकता है लिटरेरी सोर्स में, डिस्क्रिप्शंस ऑफ, ठीक है, फॉरेन ट्रेवलर, फॉरेन ट्रेवलर्स, जो विदेशी यात्रियों के द्वारा, ठीक है, विदेशी यात्रियों के द्वारा जो वर्णन मिलता है उससे भी हमको क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यानी अगर देखा जाए तो लिटरेरी सोर्सेस में जो आपका आएगा, साहित्यिक स्रोत में जो आएगा, रिलीजियस होना चाहिए, यानी एक तरह से देखा जाए धार्मिक स्रोत के द्वारा भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। धार्मिक स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए जैसे आप बोल सकते हो सर रामायण के बारे, रामायण जब हम पढ़ते हैं तो रामायण के द्वारा भी हमको क्या मिलता है, उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी एक इतिहास को बताने का एक जरिया है, बट ये धर्म से जुड़ा गया, धार्मिक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका वेद हो गया, ये भी अपने समय के बारे में जानकारी देता है। पुराण हो गया, ये सब धार्मिक हुए। अच्छा, और क्या हो सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, वेदांग सूत्र, ठीक है, उपनिषद होते हैं, अरण्यक होते हैं। तो इन तमाम धार्मिक पुस्तकों के द्वारा भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो धार्मिक यानी रिलीजियस सोर्स में काउंट किए जाते हैं। अच्छा, नॉन रिलीजियस में कौन कौन से आते हैं, जैसे आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, चाणक्य की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। बेसिकली ये पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र ही है, लेकिन ये जो पुस्तक है वो अर्थव्यवस्था को ना बता करके राज्य व्यवस्था के बारे में बताती है, चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, जो कि किसी धर्म से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ये गैर धार्मिक पुस्तकें में आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे एक हो गया, एक राइटर आपके हो गए गुप्त काल के, कौन थे, विशाख दत्त, विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस। कालिदास हो गए, उनके पुस्तकों के द्वारा भी हमको इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, जबकि ये सब सारी पुस्तकें क्या हैं, गैर धार्मिक हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर में अगर देखा जाए तो जो विदेशी यात्री आए हुए हैं, इनके द्वारा जो वर्णन मिलता है, इनके द्वारा जो वर्णन मिलता है कौन कौन से, जैसे आपका विदेशी यात्री आया था एक मेघस्थनीज, मेघस्थनीज भी एक पुस्तक लिखे थे, जिसको किसका नाम क्या है, इसका इंडिका, मेघस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। अच्छा, एक यात्री और मोरक्को से आया था, जिसको क्या बोलते हैं, इब्न बतूता, इसने भी एक पुस्तक लिख करके उस समय के बारे में जानकारी दी है, क्या नाम है, रेहला। अच्छा, और आप सभी जानते हैं वेन्सांग भी भारत आए हैं, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, सियूकी, ठीक है। फायान भी भारत आए हैं, फायान भी भारत आए, इनके पुस्तक का नाम क्या है, ओकेकी। यानी इन तमाम विदेशी यात्रियों के द्वारा भी जो वर्णन की गई है इनकी पुस्तकें, उससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इतिहास के बारे में जो स्रोत होते हैं, सोर्सेस होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा क्या हो सकता है, लिटरेरी सोर्स। हाँ, पुरातात्विक में आपके क्या आ जाएगा, इंस्क्रिप्शंस आ जाएगी, अभिलेख आ जाएंगे, मोन्यूमेंट्स आ जाएंगे, स्मारक आ जाएंगे। अच्छा, क्वाइंस आ जाएंगे, फॉसिल्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैचू आ जाएंगे, ठीक है। गैर अगर देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत में आपके आ जाएंगे पहले धार्मिक पुस्तकें, जो आपके हम लोग पढ़ते हैं, वेद पुराण जो पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वो भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी देती है। गैर धार्मिक पुस्तकें अभी हम लोग देखे हैं, और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो वर्णन है उसको भी हम लोग देखे हैं अभी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, ओल्डेस्ट नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का प्राचीनतम नाम,
सबसे पहले तो जिस देश के इतिहास के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उस देश का नामकरण ही कैसे हुआ है पहले उसके बारे में हम समझेंगे, फिर जाकर के हम एक एक पहलू को आगे कैटेगराइज करेंगे। तो हमारे देश का सबसे प्राचीनतम नाम ही क्या है? आर्यवर्त है। हमारे देश का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है? आर्यवर्त है। ठीक है। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा? तो हम सब जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले हमारे देश में, ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले हमारे देश में आगमन हुआ था आर्यों का। आगमन हुआ है किसका? आर्यों का। ठीक है, आर्यों का। अच्छा, हालांकि अगर देखा जाए ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, हमारे देश में अगर देखा जाए, हालांकि अगर देखा जाए हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है, जो ईसा मसीह के जन्म से लगभग कितने वर्ष तक रही है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, यानी अपने परिपक्व चरण में चली है। हालांकि हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं जिसे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो अपने परिपक्व चरण में 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक चली हुई है, मानी जाती है। लेकिन इसके समाप्त हो जाने के लगभग 250 साल बाद हमारे देश में आगमन हुआ किसका? आर्यों का। ठीक है, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग ये जो आर्य थे ये कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया, आप कह सकते हैं मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, जो ये आर्य थे मध्य एशिया से, मध्य एशिया से भारत में आए थे, हमारे देश में आए थे। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? जो आपका कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो है, ये जो सारे के सारे जो कंट्री आते हैं ये सेंट्रल माइनर में आते हैं, मध्य एशिया में आते हैं। अच्छा, जब ये मध्य एशिया से हमारे देश में आए थे तो हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भूभाग पर, यानी अगर देखा जाए ये आपका उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूरब और पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भूभाग पर ही कब्जा कर लिए थे, अधिकार कर लिए। यानी सप्त सैंधव वाला प्रांत जो था, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भूभाग पर अधिकार जमा लिए सबसे पहले ये आर्य, सप्त सैंधव वाला प्रांत। सप्त सैंधव का मतलब क्या होता है? द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी 7 नदियों से जो भूमि है उसी को सप्त सैंधव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो काफी उपजाऊ जमीन यहाँ पे थी, यहाँ पे इसी वजह से किसी भी सभ्यता का या फिर किसी भी कबीले का यहाँ पे विकास जो है संभव था। इसीलिए जो आर्यों का आगमन हुआ था, आर्य जो है भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भूभाग पर आकर के अपना अधिकार जमाए। अच्छा, अधिकार जमाने के बाद यानी इस पे क्या हुआ? सप्त सैंधव वाले प्रांत पे क्या हुआ? ठीक है, यानी ये जो कब्जा जमाए थे उत्तर में कश्मीर से लेकर के, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण राजस्थान तक, अच्छा, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर के, ठीक है, पूरब में पश्चिमी गंगा तट तक है, पश्चिमी गंगा तट तक ये अपना अधिकार जमाए हुए थे। पश्चिमी गंगा तट तक अपना अधिकार जमाए हुए थे आर्य, और धीरे धीरे इस तरह से इनकी सभ्यता विकसित हुई और हमारे देश का नामकरण हुआ क्या? आर्यावर्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे क्रम में देखते हैं। हमारे देश का नाम जो है हिंदुस्तान भी है, यानी अगर देखा जाए तो हमारे देश का नाम जो है हिंदुस्तान। अच्छा, ये नाम कैसे पड़ा वो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे देश में जो होने वाला पहला विदेशी आक्रमण था वो आप कह सकते हो ईरानियों के द्वारा हुआ, या आप बोल सकते हो फारसियों, बात एक ही है। ठीक है, ईरानियों के द्वारा हुआ। ठीक है, अच्छा, ईरानियों ने, ठीक है, भारत की सरजमी पर, अगर आप बोल सकते हैं हमारे देश पर आक्रमण किया था, और इनका जो राजा था वो कौन था?
पहला ही आक्रमण डेरियस प्रथम के द्वारा होता है, डेरियस प्रथम ने ही किया था, ठीक है, जो कि हखामनी वंश का शासक था, महानतम शासक था हखामनी वंश का, जो कि हखामनी वंश का महानतम शासक था। इसने हमारे देश के ऊपर अटैक किया था। अच्छा, उस समय, ठीक है, उस समय हम कहाँ रहते थे? सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे। अच्छा, एक बड़ी बात आप जानिए, ठीक है, जो पर्शियन लैंग्वेज है, ठीक है, जो ये पर्शियन लैंग्वेज यानी जो फारसी भाषा है, ठीक है, ठीक है, फारसी भाषा में, ठीक है, सा का उच्चारण ही होता नहीं है, ठीक है, सा का उच्चारण ही नहीं होता, ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो फारसी भाषा में सा का कोई उच्चारण ही नहीं होता है। सा को, ठीक है, सा का उच्चारण जो है वो ई से करते हैं। अगर देखा जाए तो हम सब सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, इसलिए वो इस नदी को इंदु रिवर कहें, इंदु नदी कहें, यानी इंदु नदी का संबोधन किया, इंदु नदी कहकर पुकारते थे। और इंदु नदी के किनारे बसे होने के कारण, ठीक है, हमारे पूर्वजों को उन्होंने क्या नाम दिया? ठीक है, इंदु नदी के किनारे बसे होने के कारण हमारे देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम पड़ा, जो बाद में मॉडिफाई होकर के हिंदुस्तान बना, जो बाद में मॉडिफाई होकर के हिंदुस्तान बना। और हम सब जानते हैं हिंदुस्तान के ही वासी क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं, ठीक है, हिंदुस्तान के वासी ही जो कहलाते हैं हिंदू कहलाते हैं, ठीक है। अगला जो नाम है जम्बूद्वीप का नाम आता है, यानी हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप कैसे पड़ा? तो जम्बूद्वीप जानिए अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा गया। अशोक के अभिलेखों में अगर देखा जाए तो हमारे देश को जम्बूद्वीप कहा गया, ठीक है। अगला नाम आता है आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त हो गया, हिंदुस्तान हो गया, जम्बूद्वीप हो गया। तो इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो अगला नाम जो आता है भारत आता है। अच्छा, भारत नाम कैसे पड़ा? हमारे देश का जो नाम भारत कैसे पड़ा? तो इसके लिए दो मैथोलॉजी आप कह सकते हैं, दो मान्यता जिम्मेदार हैं। पहली मान्यता क्या है? हिंदू मान्यता। बात करें यदि हिंदू मान्यता की, तो हिंदू मान्यता में यह बताता है हमको, या यह जानकारी देता है कि, ठीक है, राजा, ठीक है, तो हिंदू मान्यता ये बताता है महाभारत के जो सम्राट थे, ठीक है, महाभारत का जो सम्राट, ठीक है, महाभारत के सम्राट, ठीक है, भरत के नाम पर, ठीक है, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। यानी महाभारत के सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत या भारतवर्ष पड़ा। ये हिंदू मान्यता हमको बताती है। अच्छा, दूसरी जो मान्यता थी वो आपका जैन मैथोलॉजी आप कह सकते हो, यानी जैन मान्यता है। अच्छा, जैन मान्यता क्या बताती हैं? जैन मान्यता ये कहती हैं, ठीक है, नोट करते चलिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। जैन मान्यता ये बताती है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव के दो पुत्र हुआ करते थे, ठीक है। एक का नाम, जो बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, और छोटे का नाम क्या था? गोमतेश्वर था। और यही गोमतेश्वर को ही बाहुबली कहा गया, यानी गोमतेश्वर ही क्या कहलाए? बाहुबली, ठीक है। जब तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं बनी थी तब तक भारत की सबसे ऊंची मूर्ति अगर देखा जाए तो इन्हीं गोमतेश्वर बाहुबली की थी, सर्वरबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। तो जैन मैथोलॉजी ये कहती है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे, ठीक है, उनके
बड़े पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये जैन मैथोलॉजी बताती है। ठीक है, अगला नाम यदि बात किया जाए, अगर अगले नाम की बात किया जाए, भारत का अगला नाम जो है इंडिया। इंडियन का नाम कैसे पड़ा, यानी इंडिया नाम कैसे पड़ा, ये यूनानी, ठीक है, ठीक है, यूनानियों ने जो है हमारे देश का नाम जो है, ठीक है, इंडिया रखा, यूनानियों के द्वारा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा कि भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उस समय कहाँ रहा करते थे, सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे, सिंधु नदी के किनारे रहा करते थे। इसी सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा, ठीक है, इंडस कहा, इंडस रिवर। और सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अच्छा, और क्या होता है? ठीक है, और कौन सा नाम है? ठीक है, हमारे देश को, ठीक है, इंतु भी कहा गया है। ठीक है, इंतु, ठीक है, चीनी यात्रियों के द्वारा, चीनी यात्रियों के द्वारा हमारे देश का नाम ठीक है इंतु भी रखा गया है। ठीक है, चीनी यात्रियों के द्वारा। अच्छा, ब्रह्मवर्त भी है, अगर देखा जाए हमारे देश का नाम जो है ब्रह्मवर्त भी है। अच्छा, ये कहाँ मिलता है? तो मनुस्मृति में ये कहा गया है, ठीक है, जो सरस्वती और दृष्टवंती नदी, ठीक है, सरस्वती और दृष्टवंती नदी के जो बीच का भूभाग है उसे ब्रह्मवर्त कहा गया था। यानी अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है मनुस्मृति बताता है कि हमारे देश का नाम जो है ब्रह्मवर्त भी रहा है। ठीक है, नोट करिए थोड़ा सा, मैं तब तक पानी पी लूं। नोट हुआ? चलिए, अब हम लोग अपने चैप्टर पाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि बात कर रहे हैं क्या, भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, भारतीय, एक बार मैं ओवरव्यू आपको देता हूं। ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रमाण वगैरह का देखे हैं। ठीक है, और भारतीय इतिहास को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। क्या? प्राचीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत, ठीक है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक, आधुनिक भारत। ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं तो ये तीनों में सबसे बड़ा या सबसे मेजर पार्ट हमको प्राचीन भारत का मिलता है। ठीक है, इसलिए प्राचीन भारत को भी हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत को भी हम फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। क्या? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, अच्छा, और आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में। काल में, ठीक है, ऐतिहासिक काल में। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल क्या है या फिर आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल, यानी ये तीनों जो
टाइम पीरियड है एक दूसरे से भिन्न क्यों है, इस बात को हम समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के बारे में यदि कोई पूछे तो आपको यही बताना है कि ओवरव्यू देना है। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, वह काल अथवा समय है, ठीक है, वह काल अथवा समय है जिसमें हमें अवशेष तो प्राप्त हुए हैं लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। अगर आप कहना चाहो तो ये पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से आधारित था, पूर्ण रूप से आधारित था किस पे? अवशेषों पर। यानी जो ये टाइम पीरियड है ये अवशेषों पर आधारित टाइम पीरियड है, यानी पूर्ण रूप से अवशेषों पर ही ये आधारित रहा है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यह वह काल अथवा समय है, ठीक है, जिस काल के बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें जो अवशेषों के माध्यम से जानकारियां प्राप्त होती है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है? देखिए, अवशेष यानी फॉसिल तो हमको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ठीक है, अवशेष मिले, और अवशेष के साथ साथ इस काल में हमको लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए। बस विडंबना ये थी कि जो ये लिखी हुई स्क्रिप्ट लिपियां प्राप्त हुई हैं, इन लिपियों को पढ़ने में मनुष्यों को सफलता नहीं हासिल हुई थी इस काल या इस टाइम पीरियड की बात करें तो कहा जाए आदि ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में भी हमको अवशेष मिले, ठीक है, यह वह काल अथवा समय है जिसमें अवशेष के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, परंतु उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में हमें सफलता नहीं हासिल हुई है। ये क्या हुआ आपका? आदि ऐतिहासिक काल। यानी सफलता कहाँ हासिल हुई? ऐतिहासिक काल में जाकर के, ठीक है। ऐतिहासिक काल में भी अगर देखा जाए तो अवशेष तो मिलते हैं ऐतिहासिक काल के, और लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य रिटन सोर्सेज भी मिलते हैं, स्क्रिप्ट लिपियां मिलती हैं, और इन लिपियों को पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। वही बताया नहीं, 1837 में सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा हुआ था अशोक के अभिलेख दिल्ली टोपरा अभिलेख को, ठीक है। यदि बात किया जाए प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल यह वह काल अथवा समय है जिस समय, ठीक है, हमें सिर्फ अवशेष ही उपलब्ध हुए थे। आदि ऐतिहासिक काल में हमको अवशेष तो मिले हैं लेकिन अवशेष के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक काल में आपको अवशेष के साथ साथ लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध हुए हैं, उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ने में मनुष्यों को सफलता प्राप्त हुई है। यानी ये तीनों पीरियड एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, जब इन तीनों में कंपेयर किया गया तो यह प्राप्त हुआ कि जो प्रागैतिहासिक काल है ना, ये सबसे मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है, इसलिए इसको आगे चलकर दो युगों में बांटा गया, ठीक है। एक कहलाएगा आपका स्टोन एज, जिसको आप बोल सकते हैं पाषाण युग, ठीक है, पाषाण युग, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ताम्र युग, ठीक है, पाषाण युग और ताम्र युग, ठीक है। आगे चल करके दो युगों में बांटा गया। पाषाण युग क्या है? आप कह सकते हो कि जिस समय मानव जो है अपनी दैनिक चर्या में सिर्फ पत्थरों का ही साथी बनाया करता था, यानी पत्थरों का ही इस्तेमाल किया करता है अपने दैनिक चर्या में, उस समय उस टाइम पीरियड को हम पाषाण युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जैसे मनुष्यों ने तांबे से परिचित हुए, यानी तांबे की खोज हुई और तांबे का इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी पत्थरों के साथ साथ अब तांबे को भी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना शुरू किया, वहीं से हम इंटर कर जाते हैं ताम्र युग में, ठीक है। तो ये ताम्र युग होता है। फिर इन दोनों में जब हम कैटेगराइज करते हैं, कंपेयर जब करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि पाषाण युग सबसे मेजर पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, इसलिए आगे चल करके ये फर्दर फिर डिस्क्राइब होता है किसमें? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, जिसको आप बोल सकते हो क्या, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा क्या होगा? मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या होना चाहिए? नव पाषाण काल, ठीक है, नियोलिथिक पीरियड। यानी ये पाषाण युग जो है आगे चल करके फिर तीन युगों में बढ़ता है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में, ठीक है। अब ये तीनों एक दूसरे से भिन्न क्यों है, कैसे हैं, पहले उस बात को हम समझेंगे। देखो, जब भी बात पूरा पाषाण काल की आएगी, आप कह सकते हो इस काल का जो मानव था वो उसका मुख्य
व्यवसाय अगर कहा जाए या मुख्य कार्य कहा जाए तो हंटिंग था, अपने लिए भोजन संग्रहण करना। और शिकारी इस काल का मानव शिकारी था, सिर्फ अपने लिए एक ही काम था, भोजन इकट्ठा करना और खुद के यानी अपने कबीले की प्राणों की रक्षा करना। ठीक है, ये लोग गैदरिंग में रहा करते थे। क्यों? क्योंकि जानवरों से इनको भी खतरा था और इनसे जानवरों को भी खतरा था। लड़ाई में जो जीतते थे वही हावी होते थे। अच्छा, इस काल में मनुष्य ने आग से परिचित हो गया, यानी आग से परिचित हो गया। अगर देखा जाए तो पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत किया। जिन जानवरों को वो जो मार करके खाया करते थे उन्हीं को अब पालना शुरू किए। ठीक है, कब? मध्य पाषाण काल जाते जाते। नौ पाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्य ने कृषि स्टार्ट की। ठीक है, खेती बाड़ी करना शुरू किया, कृषि प्रारंभ किया और पहिए का आविष्कार हुआ। और पहिए के आविष्कार से मनुष्यों के जो जीवन चक्र था उसमें गति मिली। ठीक है, और मानव जो है धीरे धीरे विकसित होने लगा, यानी उनका विकास होने लगा। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी बात है, इनमें हम तिथियों का इस्तेमाल करते हैं। तिथियों के इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, जो ये तिथियां बनी है, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, कैलेंडर यूज करते हैं, ये कैलेंडर किसने बनाया है? क्रिश्चियन ने, यानी ईसाइयों ने। अच्छा, ईसाइयों ने बनाया हुआ है। अच्छा, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अच्छा, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है? यानी इसका अगर देखा जाए तो मुख्य आधार यानी पैरामीटर क्या है? ईसा मसीह का जन्म। ठीक है, ईसा मसीह को ठीक है जन्म मान करके ये कैलेंडर बनाया गया है। लेकिन एक चीज आप हमको बताइए, क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले सभ्यता नहीं रही होंगी, या लोग नहीं रहे होंगे, मानव नहीं रहे होंगे? रहे होंगे। तो यानी जो हमारा इतिहास शुरू होता है ईसा मसीह के जन्म से लगभग अनिश्चित काल आप कह सकते हो, या 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 5 लाख ईसा पूर्व से ही हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। और वो आता है किसमें? इसमें आता है। पूरा पाषाण काल की यदि बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल ही शुरू होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल प्रारंभ होता है आपका अगर देखा जाए तो लगभग 5 लाख से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। 5 लाख से लेकर के 8000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का अगर आप तिथियों का इस्तेमाल इस पे करना चाहें तो मध्य पाषाण काल शुरू होता है 8000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल की तो 8000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक आपका जो है मध्य पाषाण काल का ये टाइम स्केल रहा है। नौ पाषाण काल की बात किया जाए तो नौ पाषाण काल का जो टाइम स्केल है वो 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, क्योंकि 3000 ईसा पूर्व में, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व में मनुष्यों के द्वारा, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले धातु जो है वो तांबे की खोज हुई है। ठीक है, तांबे की खोज होने के बाद जो है मनुष्य ने उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये 3000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक इसका ये फैलाव रहता है। टाइम स्केल अगर देखा जाए तो 2000 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक अगर बात किया जाए तो आपका क्या आ जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की 2 बड़ी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने परिपक्व चरण में चली है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल से लेकर के 1750 साल तक चली हुई है। दूसरी क्या है? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड चली है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की। ठीक है, उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम प्रवेश करते हैं 600 ईसा पूर्व से लेकर के 712 ईस्वी में, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद भी आ जाएगा। 712 ईस्वी तक हमारा जो फैलाव रहता है ऐतिहासिक काल का रहता है। यानी अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास में यदि देखा जाए, ओवरव्यू अगर देखा जाए तो हम कहां से लेकर के कहां तक की तिथियों को पढ़ेंगे? तो प्राचीन भारत के इतिहास की यदि बात किया जाए तो हम लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 712 ईस्वी तक की घटनाओं को पढ़ेंगे सारे प्राचीन भारत के इतिहास में। और 712 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, यानी लगभग 1000 का टाइम पीरियड हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। और 1750 से लेकर के जो आगे देश आजाद हुआ 1964-65 तक आप कह सकते हो, वो आधुनिक भारत जो है, आधुनिक भारत में हम यहां तक कवर करेंगे 64-65 तक। ठीक है, तो आई थिंक
आज के लिए इतने ही सेशन रोकते हैं, बाकी जो क्लासेज है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, जो भी सुझाव रहेगी, जो भी कमियां रहेगी, आप कमेंट में जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको क्या करिए, अप्रिशिएट कीजिएगा, ठीक है। लाइक अनलाइक ये करना आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास हम लोगों ने अपनी तरफ से कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग का है, थोड़ा सा चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती, हम सबको पता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।